चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली बैठक। अधिकारियों से यात्रियों को लेकर सभी इंतजाम समय पर पूरे करने के दिए निर्देश। 7 दिन में पंजीकरण की संख्या 12.48 लाख पहुंची। लोकसभा के बाद उपचुनाव और निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। चुनाव के दृष्टिगत स्थानीय प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के लिए भी बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले भाजपा में सिर्फ उटव्वल रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल और कैलाश पंत के बीच खींची तलवारें। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। सरदार मनमीत सिंह के घर में छापा। मनमीत सिंह अमेरिका में दवा की कालाबाजारी में भी पकड़ा गया। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों ने अपनी तैयारियों के संबंध में सीएम को जानकारी दी। विभागों के अलावा इस बैठक में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले सभी जिले के जिलाधिकारी भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी विभागों की तैयारी अंतिम दौर में है। सभी विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल चारधाम यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे, जबकि अब तक 16 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो भी जरूरी इंतजाम है, जरूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर सभी विभागों के प्रमुख अधिकारीगण भी थे, जिलों के अधिकारी भी थे और माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी और आदरणीय सतपाल महाराज जी और हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष भी थे और सभी व्यवस्थाओं पर सूक्ष्म तरीके से उसका हम लोगों ने आकलन किया है, उसका विश्लेषण किया है और जो भी तैयारियां जरूरी हैं वो सब तैयारियां की हैं। जो फीडबैक आए हैं उसमें जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है, सड़क ठीक होनी है, उस पर भी बात करी है। परिवहन की व्यवस्था अच्छी होनी है, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, आवास से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर, पुलिस की यातायात व्यवस्था, उसमें क्या योगदान होगा, नकली वस्तुएं आती हैं, किस प्रकार से हेली दर्शन और उससे आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और सबकी यात्रा अच्छी हो। हमारा यही उद्देश्य है कि यात्रा में हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ये यात्रा उत्तराखंड में हो रही है लेकिन पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग सम्मिलित होते हैं, तो अच्छी यात्रा हो और अच्छे इंतजाम हो, वो सब प्रयास हमारे जारी रहेंगे और उन्हीं के संबंध में आज बैठक हुई है। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद ये फैसला लिया गया। जो व्यक्ति जंगलों में आग लगाते हुए या पेड़ों को काटते हुए पकड़ा जाएगा, पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। साथ ही उस पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई भी की जाएगी। चंपावत में भी पुलिस और प्रशासन ने ये तैयारी शुरू कर दी है। थाने में, जिसमें हमने फॉरेस्ट विभाग से और साथ ही साथ अपनी ग्राम प्रहरी को उसमें बुलाया था और हमें इसमें निर्देशित किया गया है कि पिछले दिनों जो कि वन अग्नि से संबंधित मामले आए हैं और पेड़ों के अवैध कटान की जो शिकायतें आ रही हैं, तो उसमें एक बहुत ही एक्टिव फॉर्म में काम करने के लिए इनको निर्देशित किया है कि कहीं से भी अगर इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं तो उसमें एक तो सूचना तंत्र हमारा मजबूत हो कि हमारे ग्राम प्रहरी जो है, जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग हमें सूचित करें अगर इस तरह की कोई भी सूचना उनको मिलती है कि कहीं पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है या फिर कहीं वन अग्नि से संबंधित सूचना। देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसमें कांग्रेस महानगर पालिका के लोग भी शामिल हुए। उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव पर पोलिंग बूथों में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा होने के साथ ही प्रदेश में आने वाले निकाय चुनाव और उसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में विभिन्न बूथों की लिस्ट से नाम गायब होना, अन्य वार्डों के बूथों पर वोट डालना जैसी गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके साथ ही आगामी निकाय चुनाव हेतु आरक्षण तय न होना, ओबीसी वर्ग की कुछ दिक्कतों पर भी चर्चा की गई और जल्द ही इन सभी शिकायतों और सुझावों को जिलाधिकारी को भेजा जाएगा।
कोई बैठक नहीं थी, ये एक सामान्य औपचारिक हमारी चर्चा थी। महानगर पालिका के काफ़ी लोग आज पीसीसी में थे और उन लोगों ने कहा कि हमको अगला चुनाव, क्योंकि वो लिस्टें बनने लगे, उस पर चर्चा थी और किस तरीके से वोट्स में गड़बड़ियाँ हुई हैं, लोगों के नाम गायब हुए हैं, दूसरे वार्ड के लोगों के नाम दूसरे वार्ड में डाले गए हैं और कहीं कहीं मैं देख रहा हूँ कि भवन के नंबर नहीं डाले गए हैं, जिससे बहुत बड़ा गड़बड़ लग रहा है। अभी तक जो है जो आरक्षण है उसकी घोषणा नहीं हुई है। ओबीसीज में भी कुछ किस्म की दिक्कतें आ रही थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव के हिसाब से ओबीसी हैं, लेकिन यहाँ उनको ओबीसी नहीं दर्जाया गया है। तो उन सब चीज़ों पे चर्चा थी, टेक्निकल एक ये चर्चा थी आज, और उन सभी तकनीकों पे बात हुई है और अपने अपने तरीके से हम शिकायतें भी दर्ज करने वाले हैं और जहाँ कोई सुझाव देने हैं उसको भी हम सुझाव के रूप में डीएम को देंगे। तो प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपचुनाव और निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में बद्रीनाथ मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाने के बाद खाली हुई, वहीं मंगलौर सीट विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद से ही खाली है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए 1-2 दिन के भीतर ही चुनाव प्रभारी और चुनाव संयोजक की घोषणा कर दी जाएगी। आगामी निकाय चुनाव दृष्टिगत स्थानीय प्रकोष्ठों की बैठक बुलाई गई है। जल्द ही भाजपा के स्थानीय प्रकोष्ठ जिलों में जाकर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों का पैनल तय किया जाएगा, जिसका पार्टी अपने स्तर पर सर्वे कराएगी। इसके बाद जिताऊ उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया जाएगा। लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है और यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें वर्तमान समय में रिक्त हैं, मंगलौर में और बद्रीनाथ में। तो वहाँ चुनाव आयोग के द्वारा जब भी तिथि निर्धारित की जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का अपनी पूरी तैयारी है। और दूसरा, नगर निकाय के चुनाव का जो विषय है, सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दिया गया है कि हम 6 माह के भीतर चुनाव करवाएंगे और वो 6 माह की समय अवधि जून के महीने में पूरी हो रही है। तो सरकार की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव इस निर्धारित समयावधि के भीतर हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। और मैं समझता हूं कि जब भी चुनाव निकट भविष्य में होंगे, पार्टी की तरफ से अपनी पूरी तैयारी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भाजपा की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इन सवालों पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा असहज हो गई है, इसीलिए भाजपा के नेता भारत को विश्वगुरु और आर्थिक महाशक्ति बनाने के बयानों को छोड़कर मंगलसूत्र पर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा नेता कांग्रेस पर मंगलसूत्र को लेकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के सर्वोच्च नेत्री ने अपना मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान कर दिया। ने पहले चरण के वोट में अपनी समस्याओं के लिए वोट दिया, अपने को देख करके वोट दिया। उन्होंने महंगाई पर वोट दिया, उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ते वैभनश्य पर वोट दिया, जो कुव्यवस्था है उस पर वोट दिया, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसको देख करके वोट दिया। तो उनको देख करके वोट नहीं दिया। तो भाजपा 2047 भी भूल गई है, अब दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था भी भूल गई है, विश्वगुरु भी भूल गई है, अब मंगलसूत्र उनको याद आने लग गया है। और उनका दुर्भाग्य है कि मंगलसूत्र की पैरोकारी वो पार्टी कर रही है जिसने मंगलसूत्र की कदर की हो, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन उस पार्टी पर सवाल कर रही है जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया, बलिदान कर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू होगी। इसको लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब तक 15 लाख लोग पंजीयन करा चुके हैं। हालांकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने फर्जी कंपनियों से बचने की हिदायत दी। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि श्रद्धालु पंजीकृत वेबसाइट के जरिए ही अपनी बुकिंग कराएं। धाम यात्रा देश यहाँ की बहुत बड़ी यात्रा है और इसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, खासकर इसमें हेलीकॉप्टर से भी बुकिंग कराते हैं। और प्राय देखा गया है कि लोग जब बुकिंग अधिकृत साइट से ना करके, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ना करके, अन्यत्र गूगल के माध्यम से या किसी अन्य वेबसाइट पर सर्च करते हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार रहते हैं। पूर्व में भी ऐसे प्रकरण विभिन्न जगहों से संज्ञान में आए हैं।
तो सब मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अधिकृत जो वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उस पर ही अपना कोई भी बुकिंग करानी हो, रजिस्ट्रेशन कराना हो, उसी से कराएं। किसी भी अननोन नंबर पर या किसी एजेंट के माध्यम से कोई कॉल आने पर उसको कोई बुकिंग ना करें, और कोई भी बुकिंग आदि करने से पहले उस अधिकृत वेबसाइट या फोन नंबर या समस्त जानकारी उसकी कर ले। जरा सा भी शक होने के आधार पर नियरेस्ट अपने पुलिस स्टेशन पर इसकी सूचना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल आग से धधक रहे हैं। इससे अब तक 581 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव निर्देश के बाद भी अभी तक सुलगते जंगलों के लिए किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां इन दोनों धुएं के गुब्बार में लिपटी हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए वन विभाग के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। इसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सारे जंगल धधक रहे हैं, लेकिन मंत्री और प्रशासन सुस्त बैठे हैं। में तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था कि कहावत को उत्तराखंड की सरकार चरितार्थ कर रही है। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं, जैव विविधता को बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगली जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है जंगलों में आग लगने से, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। पहाड़ का जो टेम्परेचर है वो एकदम ऊपर चढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें भी संतुलन नहीं हो रहा है। सरकार ने वनाग्नि के प्रति सरकार गंभीर नहीं रही है। वनाग्नि को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मंत्री जी भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं और इसकी बैठकें भी ली हैं। और वन विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग और आपदा कंट्रोल से लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसके रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा कई दलों का भी इसके लिए गठन किया गया है। लेकिन ये सही बात है कि वनों में आग कुछ इस समय ज़्यादा लगी है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए भी सरकार पूरा प्रयास करेगी। उत्तराखंड में तो स्थिति ये है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था कि कहावत को उत्तराखंड की सरकार चरितार्थ कर रही है। सारे जंगल धधक रहे हैं, पता नहीं है, न इनके मंत्रियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है। सब चुनाव में व्यस्त हैं। करोड़ों की संपत्तियां नुकसान हो रही हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, मंत्री जी भी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं और इसकी बैठकें भी ली हैं। और वन विभाग, अग्निशमन विभाग और पुलिस विभाग और आपदा कंट्रोल से लगातार इसको मॉनिटरिंग की जा रही है, और इसके रोकने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा कई दलों का भी इसके लिए गठन किया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी के भाषण के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति को चुनाव जीतने का हथियार बनाती रही है कांग्रेस, और इसी के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आम जनमानस की कमाई पर है, माता बहनों का सोना लूटना चाहती है। नवीन ठाकुर ने कहा कि इन परिवारवादी लोगों ने 60 दशक से देश को लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। तो विकासनगर के कट्टा पत्थर कैनाल हेड के समीप यमुना नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिलते ही डाक पत्थर पुलिस एसडीआरएफ के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, और आपको बता दें कि एसडीआरएफ के जवानों ने युवक के शव को पानी से बाहर निकाला। युवक रिश्तेदारों के साथ यहां पर नहाने के लिए आया था। बता दें कि यहां पर हर वर्ष कोई ना कोई घटना घटती रहती है। बावजूद इसके यहां पर जगह जगह पर सिंचाई विभाग के द्वारा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसमें कि नदी के जल स्तर में अचानक उतार चढ़ाव के संबंध में भी निर्देशित किया गया है। 15-16 साल का लड़का है जो कि विकासनगर का ही रहने वाला है, यमुना नदी में डूब गया है। तो इसको हमारे द्वारा गहन सर्च करके बाहर निकाला गया और इसको तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया।
उत्तराखंड में वनों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। आग लगने की अनेकों घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाखों हेक्टेयर जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वहीं प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद वन विभाग आग को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। बीते दिनों जंगल में लगने वाली आग को लेकर मुख्यमंत्री ने भी वन विभाग को निर्देशित किया था, जिसके क्रम में वन विभाग प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि तहसील, ब्लॉक और प्रभाग स्तर की बैठकों के निर्देश जारी हुए हैं। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। देखना यह है कि अब कब तक जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। जो निर्देश हमें प्राप्त हुए थे उसमें सबसे एक बात ये थी कि विभिन्न स्तरों पर जो है बैठकें कराई जाएं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, प्रभाग स्तर पर, तो उसकी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अभी हमारे जो प्रभागीय वन अधिकारी हैं वो अलग अलग स्तर पे जो है जितने भी विभाग के लाइन डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी हैं उनके साथ उन्हें जागरूक करना, उनसे सहयोग लेने की बात कहना, कहीं भी वनाग्नि देखें उसमें डूज एंड डोंट्स क्या क्या रखें, क्या करें क्या ना करें, उनको सावधानियां बताना। इस तरह का एक मिशन मोड में जो है वो बैठकों का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर निर्माण कार्य ना चल रहा हो। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों की चुनाव ड्यूटी के चलते से अवैध निर्माण कार्य किए गए। आवासीय भवनों के साथ ही व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहे भवनों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि 15 दिनों से विभागों के अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन जब अधिकारियों से शिकायत की गई तो उनका कहना था कि अवैध निर्माण किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको जैसे पता ही है कि विगत दिनों लगभग 10-12 दिनों से चुनाव में सब लोगों की ड्यूटी लगी थी। यहाँ तक कि मसूरी के बाबू की, दोनों सुपरवाइजर की, जेई की, ए की, सभी लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन अब सब लोग चुनाव से वापस आ गए हैं। जो भी निर्माण संज्ञान में आएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनको हियरिंग कराई जाएगी और जो निर्माण कार्य अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित 2024 की कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। 12वीं परीक्षा में 722 परीक्षार्थियों में से 668 ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका कुल प्रतिशत 92.52% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 5.14% बढ़ा है। जबकि कक्षा 10वीं के 754 परीक्षार्थियों में से 671 परीक्षार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसका कुल प्रतिशत 89.22% रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.36% इस बार कम रहा। कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में राहुल व्यास ने 440 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कक्षा 12वीं में आयुष मंगाई ने 455 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया। परिणाम रहा है 722 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं की संख्या 668 है और वर्ष 2024 का प्रतिशत में जो परिणाम रहा है 92.52% रहा है। वर्ष 2024 के परीक्षाफल में वर्ष 2023 की तुलना में 5.14% की वृद्धि हुई है। उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में संस्कृत में जो टॉपर हैं ये है आयुष ममगाई। ये श्री नरेश चंद्र ममगाई जी के सुपुत्र हैं। इन्होंने कुल 455 अंक प्राप्त किए हैं, जो 91% है। ये ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी सिद्धपीठ झांझड़ पौड़ी गढ़वाल के छात्र हैं। हल्द्वानी में इनकम टैक्स की टीम पहुंची। इनकम टैक्स की टीम ने सरदार मनमीत सिंह के घर में छापा मारा। इनकम टैक्स ने घर के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की। आपको बता दें कि मनमीत सिंह अमेरिका में कालाबाजारी में पकड़ा गया था और अमेरिकी $1 मिलियन गायब किए थे। ऐसे में इनकम टैक्स ने सरदार मनमीत सिंह के घर में छापा मारते हुए लोगों से पूछताछ की।
नगरपालिका परिषद मसूरी ने माल रोड परमिट के दरों में बढ़ोतरी की है। इससे मसूरी के नागरिकों में असंतोष है। पूर्व में निर्धारित दरों में वृद्धि को लेकर मसूरी व्यापार मंडल द्वारा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। साथ ही शहर के विभिन्न बुद्धिजीवियों ने माल रोड के परमिट में वृद्धि को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपको बता दें कि पूर्व में निजी दोपहिया वाहन का वार्षिक शुल्क ₹500 लिया जाता था, परंतु अब ये शुल्क बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। वहीं निजी छोटे वाहन 4 पहिया का वार्षिक शुल्क 1000 रुपये था, लेकिन अब इसे 2000 कर दिया गया है। नगर पालिका द्वारा जो माल रोड जो बैरियर है उसके जो पास बनते हैं साल भर के, वर्ष भर के, उसमें तुरंत दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। जो 500 रुपए का 2 व्हीलर का पास था वो 1000 कर दिया गया, 1000 रुपए गाड़ी का 2000। और कमर्शियल गाड़ी भी वो वाली कमर्शियल गाड़ियां हैं जो डेली रोजाना जो यूज में जो सामान आता है वो गाड़ियां आती हैं, जैसे दूध है, राशन है, सब्जियां हैं। अगर इसी तरह से इनका माल रोड का रेट बढ़ा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो लोग भी इस सारा भार जनता पर डालेंगे और जो उनको जो 5000 रुपये का जो उनका पास बन रहा है उसका कहीं ना कहीं खामियाजा फिर जनता को भुगतना पड़ेगा। नगर पालिका शासन से मांग भी करते हैं और अगर इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम करेंगे कि इसका तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए मात्र 10% की वृद्धि कर इस जो स्थानीय लोग हैं उन्हें पास निर्गत किए जाए। माल रोड में अभी हाल ही में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर पालिका के समय प्रशासक हैं, उनके द्वारा माल रोड की नई दरें प्रस्तावित की गई, जिसमें 2 पहिया वाहन का जहां पुराना शुल्क 500 रुपये था उसको 1000 रुपये कर दिया गया प्रति वर्ष, और जहां 4 पहिया प्राइवेट वाहन का शुल्क 1000 रुपये था उसको कर दिया गया 2000 रुपये प्रति वर्ष। और मालवाहक वाहनों का जहां पहले 1500 रुपये एक वाहन शुल्क होता था प्रति वर्ष, उसको 5 से 10,000 रुपये कर दिया गया छोटे बड़े मालवाहक वाहनों के लिए। माननीय उप जिलाधिकारी जी द्वारा हमें ये विश्वास दिलाया गया कि वो एक आध दिन के समय के अंदर नगर पालिका में मीटिंग लेकर इस संदर्भ में कोई ना कोई कदम उठाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।